गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 6वीं का पाठ 3 अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ने जा रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये केवल पंक्तियां नहीं हैं, ये उन अमर शहीद क्रांतिकारियों का जज्बा था जो हमारे देश पर हंसते हंसते कुर्बान हो गए। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए उन लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। और ये पंक्तियों के लिखने वाले रचयिता हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने एक कवि, एक लेखक होने के साथ साथ एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज हम उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। हमें प्रायः 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन यह तराना लगभग सभी जगह सुनाई देता है। इस प्रेरणादायी गीत के रचयिता हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के खिरनी बाग मोहल्ले में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर व माता का नाम मूलमती था। अपने माता पिता की दूसरी संतान राम प्रसाद बिस्मिल को घर के सभी राम कहकर बुलाते थे। बचपन में उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, वे हमेशा खेलने में मगन रहते थे। कई बार तो उनकी पिटाई भी हुई, पर माता के प्रेम पूर्वक समझाने पर वे मान जाते थे। उनके पिता उन्हें अक्षर बोध करा रहे थे, वो पढ़ना लिखना सिखा रहे थे, पर उन्होंने न तो उनसे उल्लू पढ़ना सीखा और न ही लिख कर दिखाया। वे इस बात का विरोध करते थे कि उसे उल्लू ही क्यों सिखाया जाता है। इससे उनके पिता नाराज होते व जोरदार पिटाई करते। थक हार कर उन्हें उर्दू स्कूल में भर्ती कर दिया गया। 14 वर्ष की उम्र में राम प्रसाद को रुपये चोरी करने व भांग खाने की आदत पड़ गई। राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ने में पहले अच्छे नहीं थे, वो पढ़ना नहीं चाहते थे और ऊ से उल्लू तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वे चाहते थे ऊ से उल्लू ही क्यों पढ़ाया जाता है। और उनके पिता इस चीज़ से नाराज होकर उन्हें उर्दू के स्कूल में डाल दिया। लेकिन धीरे धीरे उन्हें भांग खाने की, चोरी करने की भी आदत पड़ गई थी। चोरी कर किए रुपयों से वे उपन्यास खरीद कर पढ़ते थे। इसका परिणाम हुआ कि वे उर्दू मीडियम की परीक्षा में फेल हो गए। क्योंकि उन्हें पढ़ने का, कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था, तो वे उन चोरी किए हुए रुपयों से उपन्यास खरीदते थे और उन्हें पढ़ते थे। 14 वर्ष की उम्र में राम प्रसाद को चोरी करने और भांग खाने की आदत पड़ी थी। बहुत कम उम्र में ये उन्हें आदत लग गई थी। उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना आरंभ किया। पड़ोस में ही एक पुजारी जी की संगीत से उन्होंने पूजा पाठ, स्वाध्याय और व्यायाम का ज्ञान प्राप्त किया। बचपन की बुरी आदतें छूट गई। सिगरेट पीने की उनकी आदत उनके सहपाठी सुशील चंद्र सेन के साथ ने छुड़ा दी। जब बचपन की आदतें उनकी धीरे धीरे छूटी, क्योंकि उनके जो पड़ोस के पुजारी थे उन्होंने उन्हें व्यायाम करना, स्वाध्याय, स्वयं ही पढ़ना, ऐसी आदतें सिखा दी थी। और एक दोस्त जो चंद्रेश थे, उन्होंने चंद्रसेन ने सिगरेट उनकी सिगरेट पीने की आदत को छुड़ा दिया था। अब उनका मन पढ़ाई में लगने लगा था और अपनी कुशाग्रता से वे अंग्रेजी के 5वें दर्जे में आ गए थे। राम प्रसाद अप्रत्याशित रूप से बदल चुके थे। मतलब बिल्कुल ही ऐसा सोचा नहीं था कि वो इतना बदल जाएंगे। और उन्होंने धीरे धीरे पढ़ना भी शुरू कर दिया था, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया था। नियमित रूप से पूजा पाठ व कसरत करने और बुरी आदत छोड़ने के कारण उनका शरीर बलिष्ठ हो गया था। वो बिल्कुल बहुत अच्छा व्यायाम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, पढ़ाई भी करने लग गए थे, एक्सरसाइज भी करते थे और पूजा पाठ भी करने लग गए थे। धीरे धीरे उनके शरीर, वो जवान हो रहे थे धीरे धीरे, और उनका शरीर बलिष्ठ हो गया था, गठीला बदन हो चुका था। मंदिर में ही उनका परिचय मुंशी इंद्रजीत से हुआ। यहीं पर वे आर्य समाज से जुड़ गए।
मुंशी इंद्रजीत ने उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को दी। सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव उनके संपूर्ण व्यक्तित्व पे पड़ा। जो मुंशी इंद्रजीत थे, उन्होंने उन्हें एक किताब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को दी, जिसमें सत्य के लिए सत्य का प्रकाश जो था, हर चीज की सच्चाई उसमें थी। और वो जब पढ़ा तो उनके संपूर्ण जीवन का व्यक्तित्व बदल गया। 8वीं कक्षा में उनका संपर्क स्वामी सोमदेव से हुआ। सोमदेव के साथ राजनीति, सामाजिक व आर्थिक विषयों पर लंबी लंबी चर्चाएं करते थे। इससे उनके मन में देश व राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हुई। सन 1915 में अपने कुछ साथियों की फांसी से रामप्रसाद बिस्मिल अत्यंत विचलित हो गए। यह वह समय था जब बिस्मिल ने ब्रिटिश साम्राज्य के समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। वो जब 8वीं कक्षा में थे तब उनका संपर्क सोमदेव से हुआ, जो कि राजनीति, सामाजिक और आर्थिक विषयों पर बहुत लंबी लंबी चर्चाएं होने लगी और उन्हें अपने देश के प्रति थोड़ा सा प्यार उमड़ने लगा। धीरे धीरे जब उन्होंने अपने दोस्तों को बहुत कम उम्र में फांसी पर चढ़ते देखा तो वो बहुत विचलित हो गए, उनका मन बहुत अशांत रहने लगा। और उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वे ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मातृवेदी संगठन का गठन कर स्वामी सोमदेव के मार्गदर्शन में कई इश्तहार व अपनी प्रतिज्ञा प्रकाशित की और लोगों को पहुंचा दी। क्रांतिकारी संगठनों के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए डकैतियां डाली और देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्रयास तेज किए। पंडित गेंदालाल के साथ मिलकर इटावा, मैनपुरी, आगरा व शाहजहांपुर के नवयुवकों को देश सेवा के लिए संगठित किया। यहाँ पर इनके संगठन शक्ति के बारे में बताया गया है कि रामप्रसाद बिस्मिल ने जब अपनी प्रतिज्ञा करी कि ब्रिटिश साम्राज्य को समूल नष्ट कर देंगे, तब उन्होंने कई अपने नौजवान लड़कों को अपने साथ जोड़ा और उन्हें संगठित करके प्रेरित किया कि वे देश की रक्षा के लिए आगे आए। और इसके लिए उन्होंने इटावा, मैनपुरी, आगरा और शाहजहांपुर के नवयुवकों को संगठित किया। सन 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष पंडित जगत नारायण मिल्ला के विरोध जाकर पूरे लखनऊ शहर में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की शोभा यात्रा निकाली। इससे सभी नवयुवकों का ध्यान बिस्मिल की कार्य पद्धति व दृढ़ता पर गया। यहीं पर उनका परिचय केशव बलिराम हेडगेवार से हुआ। वे केशव चक्रवर्ती के छद्म नाम से रहते थे। यहीं पर सिद्ध गोपाल शुक्ल से मिलकर उन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास पुस्तक पर प्रकाशन कराया। अंग्रेज सरकार ने पुस्तक को छपते ही जब्त कर लिया। अब धीरे धीरे वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए और वहां पर उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की शोभा यात्रा निकाली और उनकी शोभा यात्रा निकालने से ही सभी लोगों का ध्यान उन पर गया कि वो कितने दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले, कितने अच्छे संगठन करने वाले एक नेता के रूप में उभर कर आए। और वहीं पर उन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास पुस्तक का प्रकाशन कराया और जैसे ही यह प्रकाशन हुआ, अंग्रेजों ने वो पुस्तक जब्त कर ली। सन 1918 में देशवासियों के नाम संदेश का पर्चा छपवाया और उसे अपनी प्रसिद्ध कविता मैनपुरी प्रतिज्ञा के साथ पूरे अंचल में प्रसारित किया। 1918 में ही दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने अपना संदेश, साहित्य व पर्चा बेचना आरंभ किया। तभी अंग्रेज पुलिस वहां पर आ गई। बिस्मिल पुलिस को चकमा देकर यमुना में कूद गए और काफी देर तक पानी के अंदर तैरते हुए यमुना पार कर वर्तमान नोएडा के जंगलों में निकले। इस निर्जन स्थान पर वे काफी दिनों तक रहे। यहाँ पर आजकल सरकार ने अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल उद्यान बनाया है। सन 1918 में उन्होंने देशवासियों को एक पर्चा छपवाकर प्रेरित करा कि देश के लिए वो आगे आए और अपने देश की रक्षा करें, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए, घरों में न रहकर बाहर निकले। और उनकी जो कविता मैनपुरी प्रतिज्ञा वो पूरे अंचल में, पूरे ही जगह प्रसारित की गई। उन्होंने 1918 में कांग्रेस
अधिवेशन में अपना संदेश, साहित्य व पर्चा बेचना आरंभ करा। जब पुलिस को मालूम पड़ा तो उन्हें पकड़ने के लिए जैसे ही पुलिस आई तो वो उन्हें, पुलिस वालों को चकमा देकर यमुना नदी में कूद गए और अंदर ही अंदर, बाहर नहीं निकले और अंदर ही अंदर तैरते तैरते उन्होंने यमुना नदी को पार कर लिया। बिस्मिल की आत्मकथा से पता चलता है कि यहीं के एक छोटे से गांव में गुजरों की गाय भैंस चराते हुए उन्होंने अपना क्रांतिकारी उपन्यास वाल्शेविकों की करतूत लिखा। वो इतने लेखन क्षमता उनकी इतनी अच्छी थी, वो हमेशा अपना भेष बदल बदल के रहते थे, जगह जगह वो अपना भेष बदल लेते थे और पुलिस को चकमा देते थे और रहते थे। जब वे एक छोटे से गांव में गुजरों की गाय भैंस चराने का काम कर रहे थे, तभी वहां पर उन्होंने एक उपन्यास लिखा, वाल्शेविकों की करतूत। यहीं पर उन्होंने कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया। उनकी एक खासियत थी कि वे एक स्थान पर ज़्यादा समय टिककर नहीं रहते थे। अपनी आत्मकथा में वे बताते हैं कि रामपुर जागीर में अपनी बहन के यहाँ 2 साल तक रहे, लेकिन वे उन्हें नहीं पहचान पाए। रामपुर जागीर से वे आगरा और ग्वालियर होते हुए अपने पैतृक गांव बरबई, जो कि मुरैना मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पहुंच गए। वे अपना भेष इस तरह बदल लेते थे कि उनकी स्वयं की बहन भी 2 साल तक उन्हें पहचान नहीं पाई। वे उनका पैतृक गांव जो बरबई, जो कि मुरैना, और मुरैना कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है, तो वो वहां पर पहुंच गए थे। यहाँ पर भी वे किसान के भेष में रहे। यहीं पर उन्होंने रूसी क्रांति की महान माता नामक पुस्तक का अनुवाद कैथरीन के नाम से प्रकाशित करवाया। अपने इस भागम भाग के समय को वे पलायनावस्था कहते हैं। इसी पलायनावस्था में सुशील माला श्रृंखला के अंतर्गत मन की लहर कविता संग्रह, कैथरीन वास्कोवस्की का संक्षिप्त जीवनी, स्वदेशी रंग आदि प्रकाशित करवाए। उन्होंने जब अपना भेष बदल कर रह रहे थे तो कई कविताएं, कई लेख लिखे और उन्हें प्रकाशित भी करवाया। 1920 के कोलकाता अधिवेशन में उनकी भेंट लाला लाजपत राय से हुई। वे उनकी लेखन क्षमता व पुस्तकों से बहुत प्रसन्न होंगे। 1920 में वे लाला लाजपत राय, जो कांग्रेस के नेता, बड़े नेता बन चुके थे, उनसे मिले और जब उन्होंने उनकी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की पुस्तकें पढ़ी तो वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया। यहीं से असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी को मनाया गया। इससे पूरे देश में वो काफ़ी लोकप्रिय हो गए। असहयोग आंदोलन के लिए भी गांधी जी को मनाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल ही थे। 1922 में चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने बिना किसी से विचार विमर्श किए असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। नाराज बिस्मिल ने कांग्रेस छोड़ दी और हिंदुस्तान रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन का गठन किया। जब चोरा चोरी कांड हुआ था तो उससे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने किसी से भी विचार विमर्श नहीं करा और असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, जिससे राम प्रसाद बिस्मिल बहुत नाराज हो गए और उन्होंने उस समय कांग्रेस का छोड़ दिया था और फिर हिंदुस्तान रिवॉल्यूशन एसोसिएशन का गठन किया था। नई क्रांतिकारी संगठनों ने मिलकर क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। 1 जनवरी 1925 में एक पर्चा द रिवॉल्यूशनरी विजय कुमार के छदम नाम से छपवाया और पूरे हिंदुस्तान के प्रमुख स्थानों में बंटवाया। इससे अंग्रेज सरकार उन्हें खोजने लगी। पर्चों को बांटने के लिए ले जाते समय सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी पकड़े गए। इससे बंगाल के क्रांतिकारियों की जिम्मेदारी भी बिस्मिल के कंधों पर आ गई। क्रांतिकारी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु शाहजहांपुर में उनके घर पर 7 अगस्त 1925 को एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। लखनऊ से उनके काकोरी स्टेशन से कुछ आगे जाकर ट्रेन की चेन खींची और गार्ड के डिब्बे में मौजूद खजाना लूटकर फरार हो गए। अंग्रेज सरकार ने इस लूटकांड में शामिल क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया।
और 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश से 14 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाया गया। 6 अप्रैल 1927 को विशेष सेशन जज ए हॉमिस्टल ने काकोरी ट्रेन डकैती को असाधारण मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। जब काकोरी कांड हुआ था, ट्रेन में जो अंग्रेजी खजाना जा रहा था उसकी चोरी की रामप्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने। जब अंग्रेज सरकार ने उन्हें पकड़ा तो 6 अप्रैल 1927 को वहां पर एक विशेष सेशन में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। सेशन जज के फैसले के विरुद्ध उन्होंने अवध चीफ कोर्ट में अपील की और अपनी पैरवी खुद की। धारा प्रभा अंग्रेजी में उनको बहस करते देख चीफ जस्टिस लुइस शर्ट्स ने उनसे पूछा कि मिस्टर रामप्रसाद, आपने कानून की डिग्री कहाँ से ली है? तो उन्होंने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, सम्राट बनाने वालों को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। जवाब से जज चुप हो गए व उनकी स्वयं की पैरवी करने की अपील रद्द कर दी गई। चीफ कोर्ट ने रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा बरकरार रखी। जब उन्होंने अपना केस की पैरवी खुद की और अंग्रेजी में धारा प्रभा बहस करी तो उससे प्रभावित जज ने उनसे पूछा कि आपने इतनी अच्छी अंग्रेजी कहाँ सीखी है? तो उन्होंने कहा कि महाराज जो होते हैं उन्हें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस पर जो अंग्रेज जज था वो चुप हो गया, लेकिन उन्होंने उनकी जो फांसी की सजा थी वो बरकरार रखी। 16 दिसंबर 1927 को बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का अंतिम अध्याय पूरा किया व जेल के बाहर भिजवा दिया। 18 दिसंबर 1927 को उनके माता पिता उनसे मिलने के लिए आए। अपने माता पिता से मिलकर उनकी आंखों में आंसू टपक पड़े। इस पर उनकी वीर माता ने कहा, मैं तो समझती थी कि तुम अपने ऊपर विजय पाई है, किंतु यहाँ तो तुम्हारी कुछ और ही दशा है। जीवन पर्यंत देश के लिए आंसू बहाकर अब अंतिम समय में तुम मेरे लिए रोने बैठे हो। इस कायरता से अब क्या होगा? तुम्हें वीर की भांति हंसते हुए प्राण देते देखकर मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। मुझे गर्व है कि इस बीते जमाने में मेरा पुत्र देश के लिए स्वयं को बलि वेदी पर न्योछावर कर रहा है। मेरा काम तुम्हें पालकर बड़ा करना था, उनके बाद पूरे देश की चीज है और उसी के काम आए। मुझे तनिक भी दुख नहीं है। ऐसे मार्मिक क्षणों में अपने आंसुओं पर नियंत्रण करते हुए बिस्मिल ने कहा, माँ, तुम तो मेरे दुख को भली भांति जानती हो। मुझे अपनी मृत्यु की तनिक भी दुख नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी मृत्यु पर बहुत संतुष्ट हूँ। जब उनकी माता पिता उनसे मिलने आए और माता पिता को देखकर बिस्मिल की आंखों से आंसू आ गए तो उनकी माता ने कहा, तुम तो मेरे वीर पुत्र हो और मेरा काम तुम्हें पालना था। उसके बाद तो तुम्हें मातृभूमि के काम ही आना था और इस तरह तुम रोकर कायर जैसी हरकत मत करो। इस पर उन्होंने कहा कि मैं वही आपका वीर पुत्र हूँ और मैं रो नहीं रहा हूँ या कायर नहीं हूँ। मैं अपनी जो मृत्यु है, जो फांसी है, उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। 19 दिसंबर 1927 सोमवार का दिन भारतीय इतिहास को न भुला पाने वाला दिन है। इस दिन भारत माता के लाडले सपूत, जन जन के प्रिय क्रांति दूत पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को भोर की पहली किरण के साथ 6:30 पर क्रूर अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। आजादी के दीवाने फांसी के लिए जाते समय गा रहे थे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। जब तक तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र हो और तेरी जुस्त जू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर स्वतंत्रता के इस शिखर पुरुष ने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक शेर पढ़ा, अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में। शहीद बिस्मिल का शव परिजनों को सौंप दिया गया।
पूरा गोरखपुर शहर उनकी शव यात्रा में उमड़ पड़ा। उनके ऊपर पुष्प वर्षा होती रही। अंतिम यात्रा आगे बढ़ती रही। उनकी माता ने कहा, मैं अपने पुत्र की मृत्यु पर प्रसन्न हूँ, दुखी नहीं। मैं रामचंद्र जैसा पुत्र ही चाहती थी, वैसा ही मेरा राम था। बोलो श्री रामचंद्र की जय। इस हृदय विदारक शब्दों ने वातावरण को अत्यंत गंभीर बना दिया। अंततः दोपहर पश्चात राप्ती नदी के तट पर पूरे वैदिक विधान से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अपनी आत्मकथा में बिस्मिल ने लिखा कि उनकी यह तड़प भी थी कि कहीं से कोई उन्हें एक रिवॉल्वर भेज देता तो सारी दुनिया यह देखती कि वह क्या क्या करते। वास्तव में उनकी सारी आकांक्षा उनके साथ ही मिट गई। पर यह सत्य है कि अपनी मृत्यु से पूर्व वे हमारे लिए अपना साहित्य, अपनी पुस्तकें, अपने विचार, अपनी भावनाएं छोड़ गए, जो कि उनकी आत्मकथा के रूप में हैं। उनके विषय में अमर शहीद व शेर हिंद भगत सिंह ने काकोरी के वीरों से परिचय में बिस्मिल के विषय में लिखा, ऐसे नौजवान कहाँ मिल सकते हैं। आप युद्ध विद्या में बड़े कुशल हैं और आपको फांसी का दंड मिलने का कारण भी बहुत हद तक यही है। आपको फांसी का दंड मिला और आप हंस लिए। ऐसे निर्भीक वीर, ऐसा सुंदर जवान, ऐसा उच्च कोटि का लेखक, विचारक और निर्भय योद्धा मिलना कठिन है। सच तो यही है कि अपने 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में लेखन, देशभक्ति, संगठन व नेतृत्व के क्षेत्र में बड़े ऊंचे आदर्श स्थापित किए। हमें चाहिए उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अब हम अपने स्वदेश स्वराष्ट्र की आन बान शान के लिए निरंतर कर्मशील रहें। हमें भी अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए इसी तरह जज्बा जोश रखना है। हमारे लिए भी कई लोगों ने, हम अच्छे से रहें तो अब उसके लिए कई लोगों ने अपना प्राणों का बलिदान दिया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। आशा करते हैं आप सभी मातृभूमि के लिए इसी तरह का जज्बा रखेंगे। धन्यवाद।